क्या आपने कभी सोचा है कि चाइनीज़ फैंटेसी और कल्टिवेशन दुनिया के सबसे बड़े राज आखिर कहाँ छिपे हैं? क्या सच में कोई इंसान अपनी कल्टिवेशन के जरिए इटर्निटी हासिल करके हमेशा के लिए अमर हो सकता है? आज की इस कहानी में ये मिंग एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतिहास के सबसे शक्तिशाली एम्परर्स, मास्टर लेवल के गॉड्स और प्राचीन समय के महान सभ्यताओं के पतन की ऐसी काली सच्चाई सामने आने वाली है जो आज तक पूरी दुनिया से छिपाई गई थी। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां कंगलियन शांत और गंभीर आवाज में ये मिंग से पूछती है, ब्रदर ये क्या तुम जानते हो कि इस अनडेड हाउस का नाम आखिर कहाँ से आया है? ये मिंग का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। उसके दिमाग में अचानक एक ही ख्याल आता है और वो अपनी आंखें सिकुड़ते हुए पूछता है, क्या इसका ताल्लुक सुप्रीम कॉलेज से है? कंगलियन धीरे से अपना सर हिलाती है और कहती है, बिल्कुल सही। जिन्हें हम इमॉर्टैलिटी कहते हैं, असल में वो जिंदगी में इटर्निटी हासिल करने की एक अंतहीन दौड़ है। और पूरे ब्रह्मांड में सुप्रीम कॉलेज ही इकलौती ऐसी जगह है जहां तुम्हारे पास इटर्निटी को साबित करने का एक असली चांस होता है। ये सुनते ही ये मिंग के माथे पर सिलवटें पड़ जाती हैं। उसके चेहरे पर साफ हैरानी दिख रही थी। वो हैरान होकर पूछता है, इकलौती ऐसी जगह? सिस्टर कंगलियन, ऐसा कैसे हो सकता है? प्राचीन कहानियों और लेजेंड्स में तो कहा गया है कि तीनों एम्परर्स मास्टर लेवल के गॉड्स थे। और क्या कन्फ्यूशन मास्टर्स के पास एटर्नल पावर नहीं थी? कंगलियन के होठों पर एक हल्की सी रहस्यमय मुस्कान आती है। वो ये मिंग की आंखों में आंखें डालकर कहती है, जिन्हें तुम महान 3 एम्परर्स और मास्टर्स समझते हो, असल में वो सब सुप्रीम कॉलेज के सिर्फ मामूली टीचर्स हैं। ये सुनते ही ये मिंग के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। उसके हलक से एक चीख निकलती है, क्या वो सब सिर्फ टीचर्स हैं? कंगलियन अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, अगर बिल्कुल सही शब्दों में कहूँ तो 3 एम्परर्स और कन्फ्यूशियस, इन सब ने उस कॉलेज में अपनी अलग अलग आइडेंटिटीज़ बना रखी हैं। शुयुंग यानी कॉलेज शब्द का असली मकसद ही कुछ और है। सिर्फ 3 एम्परर्स और कन्फ्यूशियस ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के कई दूसरे महान एंशिएंट गॉड्स भी वहाँ सिर्फ टीचर्स के रूप में मौजूद हैं। इसीलिए मैंने कहा था, सुप्रीम कॉलेज ही इस पूरे यूनिवर्स में इकलौती ऐसी खतरनाक जगह है जहाँ से असली इटर्नल पावर जन्म लेती है। ये मिंग एकदम सन्न रह जाता है। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचते। अगर कंगलियन की बात सच है तो सुप्रीम कॉलेज की ताकत और उनका लेवल सोच से भी परे है। कंगलियन थोड़ा आगे झुकती है और गंभीर लहजे में कहती है, ह्यूमन रेसेस को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और भी ज़्यादा इटर्नल पावर हाउसेस की सख्त ज़रूरत है। खासकर ऐसे में गॉड की जो इंसानों के लिए एक बिल्कुल अनोखी सिविलाइजेशन खड़ी कर सके। इसीलिए चाहे वो ट्रायल रोड हो, शेंशू रोड हो या फिर लेजेंडरी स्कूल, इन सब का सिर्फ एक ही असली लक्ष्य है, सुप्रीम कॉलेज के लिए असली और छुपा हुआ जीनियस ढूंढना। ये मिंग कुछ देर सोच में डूब जाता है। फिर वो चैंगशन लू यानी रोड टू गॉड के बारे में याद करते हुए पूछता है, सिस्टर, मैंने ट्रायल रोड में हिस्सा लिया है, लेकिन मैं कभी चैंगशन लू नहीं गया। इन दोनों के बीच आखिर असली फ़र्क क्या है? कंगलियन को प्राचीन इतिहास का गहरा ज्ञान था। वो हवा में अपनी उंगलियों को सहलाते हुए समझाती है, रोड टू गॉड का मतलब है दूसरों के बनाए रास्तों और पदचिह्नों पर चलना। आज के समय में ह्यूमन कल्टिवेशन का सबसे बड़ा रास्ता यही माना जाता है। इसीलिए लगभग हर बड़ी सिविलाइजेशन के कई ताकतवर मंक्स इस रोड टू गॉड पर कदम रखते हैं। और इस रास्ते पर सबसे दबदबा रखने वाले लोग शेंशू डिपार्टमेंट के शक्तिशाली डैक्सियन हैं। ये मिंग उत्सुकता से अपनी सांसें रोक लेता है और पूछता है, आखिर कौन है वो डैक्सियन? वो शक्तिशाली डैक्सियन का एक ऐसा ग्रुप है जो सोल एम्परर की शक्ति पर टिका हुआ है, कंगलियन बताती है। इसके मुकाबले ट्रायल रोड बहुत ज़्यादा प्राचीन है। इसकी शुरुआत खुद महान मास्टर्स और एम्परर्स ने मिलकर की थी। शुरुआती दौर में जब सभी बड़ी सिविलाइजेशंस एक साथ जुड़ी थीं, तो हर सिविलाइजेशन में ट्रायल रोड का एक एंट्रांस और एग्जिट होता था। मिसाल के तौर पर, तुम्हारी टियन्यून कॉन्टिनेंट कभी एंशिएंट हेवन कॉर्ट का हिस्सा हुआ करती थी, जो इस ट्रायल रोड को बनाने वाली मुख्य शक्तियों में से एक थी। हेवन कॉर्ट का नाम सुनते ही ये मिंग की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत कहता है, मैंने हेवन कॉर्ट की बची हुई एंशिएंट विल से कांटेक्ट किया था। लेकिन सिस्टर, क्या तुम जानती हो कि क्या असली हेवनली एम्परर कभी इटर्निटी हासिल कर पाए थे? कंगलियन ठंडी सांस भरते हुए कहती है, अगर वो पूरी तरह इटर्नल नहीं भी बने थे तो भी वो इटर्निटी के बेहद करीब पहुंच चुके थे।
हेवनली एम्परर का अस्तित्व सिर्फ इसलिए कायम था क्योंकि उन्हें 3 बहुत बड़ी सिविलाइजेशंस का सहारा मिला हुआ था, बुद्धिज्म, कन्फ्यूशनिज्म और इमॉर्टैलिटी। इन तीनों सिविलाइजेशंस का मकसद बहुत साफ था, वो हेवन कॉर्ड की ताकत का इस्तेमाल करके पुराने ज़माने की तरह सभी सिविलाइजेशंस को आपस में मिलाकर एक नया युग शुरू करना चाहते थे। लेकिन अफसोस, उनका यह महाप्लान पूरी तरह असफल हो गया। ये मिंग के अंदर का जिज्ञासु कल्टिवेटर जाग उठता है। वो इतिहास के इस दफन राज को जानने के लिए तड़प उठता है। वो फौरन पूछता है, सिस्टर, क्या तुम जानती हो कि उनके फेल होने की असली वजह क्या थी? आखिर तियन्युंग कॉन्टिनेंट भी तो उसी हेवन कॉर्ड की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा था, और वो खुद हेवन कॉर्ड का चुना हुआ एक टेस्टर था। कांगलियन धीरे से अपना सिर नकार में हिलाती है। उस तबाही की असली वजह सिर्फ कुछ प्राचीन ओल्ड एंटिक्स ही जानते हैं। यह इतिहास का वो काला पन्ना है जो शायद इंसानों के आपसी गृहयुद्ध और अंदरूनी धोखेबाजी से भरा हुआ है। ये मिंग सोच में पड़ जाता है। बात तो सही थी। जब कोई पूरी दुनिया पर राज करने के लिए एक ऐसा संगठन या अंपायर खड़ा करना चाहता है, तो भले ही उसे बड़ी शक्तियों का सपोर्ट मिले, लेकिन बाकी दुश्मन सिविलाइजेशंस कभी शांत नहीं बैठती। खून खराबा और टकराव तो तय था। कांगलियन आगे बताती है, लेकिन मुझे एक बात अच्छे से पता है। इस ट्रायल रोड का असली मकसद सिर्फ कल्टिवेटर्स को जन्म देना नहीं है। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट मकसद उन सबसे ताकतवर लोगों को चुनना है जो लैंड ऑफ क्रिएशन में कदम रख सकें। एक बार लैंड ऑफ क्रिएशन का रहस्यमयी दरवाजा खुला, तो वहां से कई अनमोल क्रिएशन ट्रेजर्स बाहर आएंगे। और प्राचीन अफवाहों की माने तो हर गॉड को अपनी किस्मत और लक को संभालने के लिए कम से कम एक क्रिएशन ट्रेजर की ज़रूरत होती ही है। ये मिंग को अचानक याद आता है कि मेंगशू ने भी एक बार ट्रायल के दौरान ऐसा ही कुछ कहा था। वो अपना हाथ भींचते हुए दृढ़ता से कहता है, कारण जो भी हो, ट्रायल रोड का होना हमारे लिए बुरा नहीं है। जब तक मैं इतना शक्तिशाली नहीं बन जाता कि पूरी दुनिया को हिला सकूं, मैं इस रास्ते पर रुकने वाला नहीं हूं। कांगलियन आगे कहती है, ट्रायल रोड और चैंगशन रोड के बाद जिस रास्ते का सबसे बड़ा असर पड़ा है, वो है लेजेंडरी स्कूल। इसे मुख्य रूप से 3 एम्परर्स ने मिलकर बनाया था। ये सबसे ऊंचे स्तर का और सबसे असरदार रास्ता है। बाकी जितने भी छोटे मोटे संगठन हैं, वो इन तीनों रास्तों के सामने कुछ भी नहीं हैं। ये मिंग गहरी सोच में डूब जाता है। वो बड़बड़ाते हुए कहता है, लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही। इंसानों के पास जब इतने सारे शक्तिशाली में गॉड्स हैं, तो वो आज तक एक सुपर सिविलाइजेशन क्यों नहीं बना पाए? एक सुपर सिविलाइजेशन बनाने के लिए आखिर किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्या कल को अगर तुम और मैं भी गॉड्स बन जाएं, तब भी हम एक सुपर सिविलाइजेशन नहीं बना पाएंगे? कांगलियन उसकी नादानी पर मुस्कुराती है, तुमने शायद वो पुरानी कहावत नहीं सुनी। एक महान सिविलाइजेशन एक दिन में नहीं बनती। किसी भी सुपर सिविलाइजेशन को सदियों के इंतज़ार, इतिहास और असीमित संसाधनों की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक गॉड होना काफ़ी नहीं है। ये मिंग, तुम उल्टा सोच रहे हो। असल में जब कोई सिविलाइजेशन बहुत बड़ी और मजबूत होती है, तब वहाँ से गॉड लेवल पावरहाउस आसानी से जन्म लेते हैं। लेकिन इसके उलट, अगर कोई बहुत शक्तिशाली मास्टर लेवल का बंदा किसी बहुत ही आम और कमज़ोर सिविलाइजेशन में पैदा हो जाए, तो वो सिविलाइजेशन उसके लिए वरदान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। ये मिंग ने यह बात पहले भी सुनी थी, इसलिए वो एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, तो इसका मतलब हम तियन्युंग वर्ल्ड के लोग कभी भी एक सुपर सिविलाइजेशन नहीं बन पाएंगे? ज़रूरी नहीं है। कांगलियन की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। अगर किसी दिन तुम्हारी मार्शल आर्ट्स सिविलाइजेशन दुनिया की बाकी तमाम सिविलाइजेशंस को अपनी ताकत से कुचल दे, तो बाकी सारी छोटी सिविलाइजेशंस खुद ब खुद तुम्हारी मार्शल आर्ट्स सिविलाइजेशन में समा जाएंगी। उस दिन के बाद मार्शल आर्ट्स इतनी तेज़ी से फैलेगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ ही समय में वो एक अकल्पनीय ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, और तब एक सुपर सिविलाइजेशन का जन्म होगा। कांगलियन थोड़ी देर रुकती है और फिर कहती है, या फिर इंसानों के बीच एक ऐसा महान एंसेस्टर जन्म ले जो इतिहास को बदल कर रख दे। लेकिन ऐसे ह्यूमन एंसेस्टर दोबारा पैदा होना नामुमकिन के बराबर है। जो मुकाम उन्होंने हासिल किया था, वहां तक न तो मास्टर्स पहुंच सकते हैं और न ही एम्परर्स। इतना कहते कहते कांगलियन अचानक रुक जाती है, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वो अपनी ड्रैगन जैसी गहरी आंखों से दूर देखते हुए बड़बड़ाती है, काश भविष्य में कोई उनके उस अनूठे रेल्म तक पहुंच पाए। ये मिंग हैरान होकर पूछता है, अगर ऐसा है, तो उस ह्यूमन एंसेस्टर का रेल्म तो सामान्य में गॉड से भी कहीं ज़्यादा दिव्य और चमकदार रहा होगा।
कांगलियन अपना हाथ हवा में लहराते हुए बात खत्म करती है, बहुत बातें हो गईं। अब मुझे अपनी कल्टिवेशन पर ध्यान देना है, बाकी बातें बाद में करेंगे। साफ था कि कांगलियन अब उसे वहां से जाने के लिए कह रही थी। येमिंग ने भी ज्यादा जिद नहीं की और मुस्कुराते हुए उस आचवे से बाहर निकल आया। वो बाहर आकर सुकून से बैठ गया और इंतजार करने लगा। उसे सही सलामत बाहर आते देख बाहर खड़ी गंजीमे की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरान होकर दौड़ती हुई आई और पूछने लगी, क्या अंदर के उस भयानक इंसान ने तुम्हें जान से नहीं मारा? येमिंग ने उसे अजीब नज़रों से देखा और हंसते हुए बोला, मुझे क्यों मारेगा? हम दोनों ने तो बैठकर बहुत अच्छी बातें की और अब तो हम अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। गंजीमे के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। हालांकि वो सिविलाइजेशन के सबसे शक्तिशाली गन फैमिली की एक बड़ी बेटी थी और उसने दुनिया के कई बड़े बड़े शूरवीरों को देखा था। लेकिन येमिंग उसके लिए एक ऐसा अजीब इंसान बनता जा रहा था जिसकी ताकत और किस्मत को समझ पाना उसके बस की बात नहीं थी। वो बेवकूफ़ों की तरह मुंह खोले पूछती है, तो अब हम आगे क्या करेंगे? येमिंग अपने हाथ पीछे बांधते हुए लापरवाही से कहता है, जाहिर है इंतज़ार करेंगे। जैसे ही अंदर मौजूद वो देवी बाहर आएंगी, मैं तुरंत अंदर जाकर अपनी कल्टिवेशन शुरू कर दूंगा। वैसे भले ही इस जगह के बाहर कल्टिवेशन का असर थोड़ा कम हो जाता है, फिर भी ये जगह 8th लेवल की किसी भी जगह से 100 गुना बेहतर है। गंजीमे का चेहरा खुशी से लाल हो जाता है। वो अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों को भींचते हुए एक्साइटमेंट में कहती है, ब्रदर, तुम सच में कमाल हो। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे 9th लेवल के इस गुप्त ट्रेजर लैंड में बैठकर कल्टिवेशन करने का मौका मिलेगा। येमिंग ने तिरछी नज़र से उसे देखा और पूछा, वैसे जी में अगर तुम इस खतरनाक ट्रायल ग्राउंड में आ पाए हो तो इसका मतलब तुम्हारी गन फैमिली ने तुम्हारे पीछे पानी की तरह पैसा बहाया होगा, सही कहा ना? गंजीमे का चेहरा शर्म से झुक जाता है, तुम्हें कैसे पता चला? सच में, परिवार ने बहुत पैसा खर्च किया है। मुझे लगा था कि यहाँ आकर मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा और मेरी पावर बढ़ेगी। मुझे क्या पता था कि यह जगह इतनी खतरनाक होगी। अगर तुम मुझे रास्ते में न मिलते तो आज मेरी लाश भी किसी को नहीं मिलती। येमिंग ने अपनी आंखें छोटी कीं। उसके दिमाग की घंटी बजी। गन फैमिली के लोग कोई बेवकूफ़ तो नहीं थे। गंजीमे जैसी कमज़ोर लड़की को इस खूनी ट्रायल ग्राउंड में भेजने का सीधा मतलब था मासूम भेड़ को खूंखार भेड़ियों के झुंड में फेंकना। जब ये बात इतनी साफ थी तो फिर गन फैमिली ने इतना पैसा खर्च करके इसे मौत के मुंह में क्यों धकेला? दाल में कुछ काला देखकर येमिंग ने सीधे पूछा, जीमे, क्या तुम मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ बता सकती हो? क्या तुम्हारे माता पिता गन फैमिली के मेंबर्स हैं? शुरुआत में गन जीमे अपनी दुख भरी कहानी किसी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आज वो 9th लेवल के इतने बड़े ट्रेजर लैंड में कदम रखने जा रही थी, इसलिए उसका मूड काफ़ी अच्छा था। वो भारी दिल से अपनी दास्तान सुनाने लगी। पता चला कि यह मासूम लड़की असल में गन फैमिली के पेट्रियार्क की एक नाजायज़ औलाद थी। उसकी मां ने उसे जन्म देने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया था। तब से उसे एक बूढ़ी दाई ने पाल पोस कर बड़ा किया। बाद में जब उसके पिता गन टायान परिवार के बड़े पेट्रियार्क बने तो उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को परिवार में जगह दी। अपनी मृत प्रेमिका और इस बेसहारा बेटी के प्रति ग्लानि की वजह से पेट्रियार्क गन टायान उस पर जान छिड़कते थे और उसकी हर जिद पूरी करते थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। गन टायान की 3 आधिकारिक पत्नियां थीं और उन तीनों के अपने अपने बच्चे थे। ऊपरी तौर पर तो वो तीनों औरतें गंजीमे से बहुत प्यार से पेश आती थीं और बड़ी माँ होने का फ़र्ज़ निभाती थीं। लेकिन इस बार गंजीमे को इस खूनी ट्रायल ग्राउंड में भेजने का पूरा खर्च उस परिवार की एल्डर लेडी यानी बड़ी पत्नी ने उठाया था। उसने बड़े प्यार से जीमे से कहा था कि वो चाहती है कि जीमे ताकतवर बने ताकि भविष्य में परिवार के बड़े बड़े काम संभाल सके। ये सुनते ही येमिंग के होठों पर एक खतरनाक और ठंडी मुस्कान आ गई। वो नफरत से थूकते हुए बोला, तुम्हारी वो एल्डर लेडी सच में बहुत चालबाज और जहरीली औरत है। उसने बिना अपने हाथ खून से रंगे तुम्हें मरने के लिए यहाँ भेज दिया। और तुम बेवकूफ़ उल्टी उसकी आभारी बनी बैठी हो। गंजीमे ने अपना सिर नीचे कर लिया। वो चुप रही। असल में वो कोई बेवकूफ़ नहीं थी। वो बहुत होशियार थी और अपनी उस सौतेली माँ के काले इरादों को पहले ही भांप चुकी थी। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या हुआ ब्रदर? आखिर मैं मरी तो नहीं ना? मैं सही सलामत जिंदा हूँ। उसके चेहरे पर अपनी सौतेली माँ के प्रति कोई गुस्सा नहीं दिख रहा था। येमिंग ने चेतावनी देते हुए कहा, ज़्यादा खुश मत हो।
जब तुम सही सलामत वापस उस एल्डर लेडी के सामने खड़ी होगी तो वो तुम्हें जान से मारने के लिए इससे भी ज़्यादा खौफनाक और भयानक रास्ते अपनाएगी। गनजीमे ने एक लंबी सांस ली। वो सब भविष्य की बातें हैं ब्रदर। मैं आज उस बारे में सोचकर अपना सिर नहीं दुखाना चाहती। ये मिंग ने अपने कंधे उचकाए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आखिरकार ये तुम्हारी जिंदगी है, मुझे ज़्यादा टांग नहीं अड़ाना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर भविष्य में उस वो सिविलाइजेशन में तुम्हारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाए तो तुम बेझिझक मेरे पास टियन्यून कॉन्टिनेंट आ सकती हो। मैं तुम्हें संभाल लूँगा। ये सुनकर गनजीमे का ईगो जाग उठा। वो मुंह बनाते हुए चिढ़कर बोली, तुम उल्टा बोल रहे हो ब्रदर। ये अगर कल को तुम टियन्यून कॉन्टिनेंट में अपनी जान बचाते फिरो तो चुपचाप मेरे वो वर्ल्ड में चले आना। मैं तुम्हें अपने महल में रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह दूंगी। ये मिंग ने उससे बहस करने में अपना समय बर्बाद नहीं किया और चुपचाप ध्यान लगाकर बैठ गया। देखते ही देखते समय हवा की तरह उड़ गया। एक पूरा महीना बीत चुका था। एक महीने बाद वादे के मुताबिक कंगलियन अपनी साधना पूरी करके उस गुफा से बाहर निकली। बाहर आते ही उसने ये मिंग से गशन ट्रेजर लैंड की सही लोकेशन पूछी और बिना एक पल गनवाए वहां से हवा की रफ्तार से गायब हो गई। पूरे रास्ते में उसने एक बार भी मुड़कर गनजीमे की तरफ नहीं देखा, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न हो। इतनी घमंडी क्यों है? एक दिन देखना, मैं इससे भी आगे निकलकर दिखाऊंगी। गनजीमे ने अपना मुंह बनाते हुए अनमने ढंग से कहा। ये मिंग हल्का सा हंसा और वज्र ट्रेजर लैंड के चमकदार दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, ठीक है महारानी, अब डींगे मारना बंद करो और शांति से अंदर आकर अपनी कल्टिवेशन पर ध्यान दो। जैसे ही ये मिंग ने उस 9th लेवल के वज्र ट्रेजर लैंड के अंदर कदम रखा, एक भयानक और असीम एनर्जी का सैलाब उससे टकराया। ये जगह 6th लेवल वाली जगह से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर थी। ये मिंग को तुरंत महसूस हुआ कि एक अजीब और बेहद शक्तिशाली ऑरा उसके पूरे शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को लोहे की तरह मजबूत बना रही है। उसका गोल्डन बॉडी 8वें चक्र को पार करते हुए बहुत तेज़ी से परफेक्शन की तरफ बढ़ने लगा। और फिर उसने गोल्डन बॉडी के 9वें चक्र यानी 9th टर्न ऑफ गोल्डन बॉडी को हिट करना शुरू कर दिया। 9th टर्न ऑफ गोल्डन बॉडी को कल्टिवेशन की दुनिया में डैचेंग जिनशन यानी मास्टर गोल्डन बॉडी कहा जाता है। एक बार जब ये मिंग ने इस 9th टर्न को हासिल कर लिया तो उसके पास एक ऐसी दिव्य शारीरिक ताकत और एक ऐसा अजेय शरीर इनविंसिबल बॉडी आ जाएगा जिसे दुनिया का कोई भी हथियार तोड़ नहीं सकता। एक बार जब वो अपनी इस इनविंसिबल बॉडी की मैजिकल पावर को एक्टिवेट कर देगा तो लॉन्जेविटी रेल्म के शुरुआती 3 रेल्म्स के बड़े से बड़े दिग्गज भी उसका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि लॉन्जेविटी 3 रेल्म्स से ऊपर के ताकतवर लोग भी उसे तब तक एक झटके में नहीं मार सकते जब तक कि वो बंदा लॉन्जेविटी के 8th या 9th रेल्म का कोई बहुत ही खूंखार सुरमा न हो। और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि जैसे जैसे ये मिंग की अपनी ताकत और रेल्म्स बढ़ते जाएंगे, उसकी इस इनविंसिबल बॉडी की ताकत भी कई गुना बढ़ती चली जाएगी। अगर किसी दिन वो मार्शल गॉड के परम पद पर पहुंच गया तो इस मैजिकल पावर को ऑन करते ही लॉन्जेविटी के 5th रेल्म तक का कोई भी योद्धा उसे छू तक नहीं पाएगा।